दोस्तों आज हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी करा रहा था ताकि दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या है सॉल्यूशन देखने वाले और एनालिसिस करने वाले इस अकाउंटेंसी के पेपर का। ओके, और देखने वाले हैं देखिए जो हमने तैयारी की थी उसमें कुछ आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। पहले आपको क्या है फास्ट में आपको ऑब्जेक्ट बताने वाला हूँ। अगर जो मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, अगर ये आपने जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं वो सॉल्यूशन लगाया है तो आपको यहाँ नंबर जरूर मिलेंगे। देखिए सही विकल्प हम देख लेते हैं, क्रम से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज। तो साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया जाता, इसका राइट आंसर नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में आपकी तैयारी कराई तो इस बार से बताता साझेदारी समझौते के अभाव पर पूंजी पर ब्याज किसी भी दर पर नहीं होता है, किसी दिया ही नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर अविभाजित लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? तो परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए वसूली खाता बनाया जाता है। फिर सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज दर का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10% होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी की तुलना पत्र भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस अनुसूची के अनुसार बनाया जाता है? तो अनुसूची हो जाएगा आपका 3 के अनुसार बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है लेखा मानक 3 AS3 से संबंधित। ओके, और ये दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कराई थी। सबसे पहले आप बताया था रोकड़ प्रवाह विवरण का संबंध कौन से लेखा प्रमाणक से? AS3 यानी लेखांकन प्रमाणक तीसरे से। ओके, ये हो जाता हमारा कंप्लीट। आगे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो इस प्रकार से इनका क्वेश्चन था। ओके, बाकी सॉल्यूशन आपको यही रहने वाले हैं। रेगिस्तान की हम पूर्ति देख लेते हैं। ओके, ये मेरे पास कौन सा सीट है? सेट ए है। आपके पास हो सकता है सेट बी हो या आपके पास सेट सी हो। ओके, कोई भी सेट हो सकता है। तो क्वेश्चन का क्रम ऊपर नीचे होगा। रेगिस्तान आपके पहले हो सकते हैं, विकल्प आपके बाद में, उस प्रकार से हो सकता है। बाकी क्वेश्चन आपके सेम यही रहने वाले हैं। रेगिस्तान में देख लेते हैं सभी साझेदार संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो सभी साझेदार संयुक्त रूप से क्या है? फर्म कहलाते हैं। अब सब साझेदार मिल जाते हैं तो वो क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। ओके, ये साझेदार बोला जाता है। ओके, सभी साझेदारों को संयुक्त रूप से फर्म बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ फर्म शब्द सबसे राइट आंसर आएगा। त्याग अनुपात सदैव प्राप्ति अनुपात के होता है तो हमेशा उसके बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ओके, अब यहाँ देखिए विपरीत भी हो सकता है, तो विपरीत भी यहाँ आपका फिट बैठ रहा है। ओके, तो यहाँ बराबर और विपरीत में थोड़ा सा डाउट है तो इसे आपको देख लेना, बराबर है विपरीत। ओके, नेक्स्ट मृतक साझेदार की देय राशि को दी जाती है। तो ये तो सिंपल है, कई बार मैं आपको बता चुका, जो क्वेश्चन आंसर समझाया, जब मृतक साझेदार हो जाएगा, जो व्यक्ति मृत हो चुका है तो उसकी जो राशि है कंपनी की, उसकी कंपनी जो लाभ है वो किसे दिया जाएगा? उसकी पत्नी को, पुत्र को, यानी जो उसका उत्तराधिकारी होगा। और हमने देखा भी था मृत साझेदार को देय राशि में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले में क्या उत्तराधिकारी का चयन करना पड़ता है, फिर उसे राशि देने की कौन सी विधि, उसे राशि किस विधि से देना है ये हमें देखना पड़ता है। तो उस समय हमने समझा था। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते कि अब जैसे डायरेक्ट नहीं हम पढ़ते हैं। ओके, लेकिन पूरा समझते हैं तो आपसे सभी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, उत्तराधिकारी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु होने पर एक साझेदारी फर्म की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होने पर या मृत्यु होने पर एक साझेदारी फर्म की आवश्यकता होती है तो पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। पुनर्गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्गठन यानी जैसे साझेदार गिनती के, जैसे कोई कंपनी में फर्म में 3 साझेदार हैं, उसमें से एक चला गया, 2 साझेदार चला गया, तो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए इसका पुनर्गठन होगा और नए साझेदार लाए जाएंगे। ओके, अनुभवी और नए साझेदार लाएंगे, इसलिए क्या दोबारा क्या होता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। जैसे कंपनी को प्राविवरण जारी करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो निजी कंपनी होती है, निजी यानी प्राइवेट जो कंपनी होती है, निजी कंपनी, उसे प्राविवरण जारी करने की जरूरत नहीं होती है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए कालीन ऋण को दर्शाते हैं। तो ऋण पत्र क्या होते हैं? कंपनी द्वारा लिए गए दीर्घकालीन जो ऋण पत्र होते हैं। हमने अंतर में भी देखा था। ओके, ऋण पत्र और पत्र में आपको जब मैं अंतर बता रहा तो उसमें भी देखा था कि जो ऋण पत्र होते हैं ये क्या होती हैं? दीर्घकालीन होते हैं, दीर्घकालीन ऋण होता है। आगे देख लेते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं दोस्तों सत्ता में पहला है साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। तो साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है तो आपका असत्य हो जाएगा, जरूरी नहीं है ये बनाना, तो असत्य हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता एक वस्तुगत खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका असत्य हो जाएगा। फिर अंश 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सत्य, अंश 2 प्रकार के होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी होते हैं,
ये ऑब्जेक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और हमने समझा भी था। तो ये यह जो ऋण पत्रधारी होते कंपनी के स्वामी नहीं होते, जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। ऋण पत्रधारी को कंपनी के स्वामी नहीं माने जाते हैं। ओके, अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी अंतर में भी समझा था। परिसंपत्तियों का क्रय निवेश क्रियाकलाप है तो ये आपका सत्य होगा। और वित्तीय विवरण एक निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो हो जाते हैं आपके सत्य। ओके, इस प्रकार से आपने सत्य लिखे हैं तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले देने वाला है विद्यार्थियों के लिए। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाती है सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। क्रय की गई ख्याति, तो क्रय की गई जो ख्याति है वो दोस्तों आपका हो जाएगा संपत्ति के रूप में दर्शाएंगे। फिर अर्जित ख्याति, तो अर्जित ख्याति हो जाएगा संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाएंगे। लाभ हानि नियोजन खाता की हानि, तो ये हो जाएगा आपका साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट में, तो हो जाएगा तीसरा। फिर नेक्स्ट है लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ, तो ये हो जाएगा हमारा साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट, चौथा। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा अंशधारक, तो अंशधारक हो जाएगा पांचवा। अंशधारक तो कंपनी के क्या होते, स्वामी होते। ऋण पत्रधारक तो कंपनी के स्वामी नहीं होते, लेकिन जो आपके ऋणधारक होते कंपनी के स्वामी होते। इस बार हम देखा था। तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है, हमने कई बार देखा भी था, तो आपसे जोड़ी बन जाएगा। और अभी आपका इसमें आया था, ये सत्तासन में देखिए आया था, तो ये भी आपसे बन जाता। ओके, नेक्स्ट निश्चित दर प्रतिफल, तो निश्चित दर प्रतिफल हो जाएगा पूर्वाधिकार अंश। और आपका अनिश्चित प्रतिफल तो हो जाएगा आपका समतांश। कंप्लीट हो जाते हैं सही जोड़ियाँ बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। फिर आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, इसमें पहला हमारा साझेदारी संलेख के अभाव में किस अधिनियम को प्रावधान लागू होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन था और ये सारे विद्यार्थी मेरे अनुसार बन गया होगा। ओके, सबसे पहले हम सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में किस अधिनियम के प्रावधान को लागू किया जाता है। तो साझेदारी अधिनियम आपको लिखना था, साझेदारी अधिनियम 1932। इस 1932 के निम्नानुसार हम क्या साझेदार की परिभाषा देखते हैं, कंपनी की परिभाषा देखे हैं। और दोस्तों हमने भी क्या है एक वाक्य में से कवर किया था, लिखा हुआ देखिए आप, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अनुपस्थिति यानी अभाव, तो साझेदारी संलेख के अभाव या अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। जैसे नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाता है। तो किस अनुपात में बांटा जाता है, तो आपका हो जाएगा त्याग अनुपात में बांटा जाता है। त्याग अनुपात। नेक्स्ट है एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर विद्यमान साझेदार उसे उसकी ख्याति के किस अनुपात में देगा। तो नफे के अनुपात में देगा। नफे का अनुपात लिखें या लाभ के अनुपात में लिखें। ओके, नफे के अनुपात और लाभ के अनुपात की बात रहना, नफे लाभ का अनुपात। नेक्स्ट है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। एक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे कौन सा शब्द लगाना पड़ता है। तो लिमिटेड। ओके, लिमिटेड। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण किस पहलू की उपेक्षा करता है। तो गुणात्मक पहलू होता है उसकी उपेक्षा करता है। तो गुणात्मक पहलू की उपेक्षा करता है। जैसे कर्मचारियों को नगद भुगतान किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो ये हमारा क्या प्रचालन क्रियाकलाप है या संचालन क्रियाकलाप है। तो हो जाएगा प्रचालन क्रियाकलाप। या हो सकता था आपका संचालन क्रियाकलाप भी लिखा हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी आपके इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए दिया हुआ है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन जो हमने पढ़े थे उनका आपसे अगर आपने मेरे साथ तैयारी की तो काफ़ी हद तक आपका अच्छा पेपर गया होगा। अगर साल भर भी नहीं तैयारी की है, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से 2 दिन में जो मैं आपको कवर कराए हैं उतना तैयार किया होगा तो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा यहाँ छठवां देखें, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं समझाइए। इस क्वेश्चन को हमने देखा था। ओके, 2 अंकी वाले महापुरुष में हमने कवर किया था, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने अब देखिए यहाँ आपको क्या है त्याग और प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना था। इसमें हमने ये देखा था आपका अनुपात वाला तो देखा था आपने, यहाँ से ये वाला देखा था, ये भी भविष्य में लाभ के समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में कवर किया था यहाँ। ओके, फिर यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ हमने दोनों कवर किए थे, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर और सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान की 2 विधियां का संक्षिप्त में लिखिए। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया था 3 नंबर के महत्वपूर्ण में। सबसे पहले देखिए बताया था त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर। 3 नंबर में दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को कवर किया था। ओके, तो जबकि जो हमारा सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का भुगतान, ये देखा निवृत्त मान साझेदार को देय राशि का भुगतान की 2 विधियां। तो आपको इस तरह लिखाना था तो काम आपका हो जाता, नाम भी बता दे तो भी आपका नंबर मिल जाते। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में आपको क्या है 2 अंतर पूछा जा रहा था।
ये हमने देखिए 2 अंकी वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ओके, सबसे पहली वाली वीडियो में ये आपको कवर कराया है, पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाते में अंतर। ओके, ये दिया हुआ पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाते में अंतर। ओके, कम समय हम तैयारी करते हैं, कम ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ओके, इतने बड़ा सिलेबस आपका रहता है, फिर भी दोस्तों मैं पूरा प्रयास करता हूं। ओके, पूरे अपना दम लगा देता हूं कि आपको एकदम प्योर सिलेक्टेड में बता सकूं और अच्छा स्कोर कर सकते। देखिए इसका अथवा भी हमने कवर किया था, फर्म के अनिवार्य विघटन की 2 दशाएं लिखी, ये लिखा हुआ है, फर्म के विघटन की अनिवार्य आपको विघटन की समझाना है। ओके, समझाना तो हम किसे समझाएंगे, शर्तें ही बताएंगे, दशाएं बताएंगे। तो ये आपकी दी है 2 दशाएं आपको लिखनी है। तो ये दिया हुआ साझेदारी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित दशा में साझेदारी का विघटन अनिवार्य हो जाता है। जब क्या है, जब वो पागल हो जाते हैं साझेदार, एक को छोड़कर सभी साझेदार अगर पागल हो गए, अधिकतम साझेदार पागल हो गए, तो क्या है, ये आपका साझेदार का जो फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाएगा। अगर आप अवैध घोषित कर दिया गया है व्यापार, तो भी आपका अनिवार्य विघटन हो जाएगा। ओके, या फिर क्या शत्रु देश का निवासी साझेदार बन सकता है तो विघटन हो जाता है। साझेदारों की संख्या निर्धारित उससे ज्यादा हो जाती तो भी विघटन हो सकता है। तो कई प्रकार से मैंने आपको यहाँ बताया था, 2 दशाएं आपको यहाँ बतानी थी। यहाँ हमने देखा था कंपनी के संबंध में स्थायी उत्तराधिकारी। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताया था, लॉन्ग टाइम में आपको समझाया था। ओके, अब स्थायी उत्तराधिकारी से मतलब कोई भी स्थायी, जैसे कंपनी की बात करा जाए तो कोई भी स्थायी उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों जैसे हो जाते हैं, आपके जो सदस्य हैं वो अगर मृत्यु हो जाती है, उनकी दिवालिया हो जाते हैं, पागलपन में आ जाता है। ओके, या फिर क्या एक साथ ही शेयर हस्तांतरण हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या है, हर कंपनी अप्रभावित रहती है जब तक उसमें क्या है, क्योंकि कंपनी का एक कानून से बनी है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, और तब तक बनी रहती है जब तक उसे कानूनी रूप से समाप्त न कर दिया जाए। तो ये उसकी स्थायी उत्तराधिकारी से उसका मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट आपका ऋण पत्र से क्या आशय, ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था। 2 अंकीय वाली महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखा था, ऋण पत्र से क्या है आया, ऋण पत्र से आशय। तो ये दिया हुआ है, ऋण पत्र कंपनी द्वारा दिए गए ऋण पत्र परिणाम स्वरूप ऋणदाता को दिया गया एक प्रमाण पत्र है जिस पर कंपनी के सार मुद्रा अंकित होती है तथा ऐसे ऋण पर पूर्व निश्चित दर पर कंपनी पर द्वारा ब्याज दिया जाता है। तो ये आपको इतना लिख देना था। ओके, आगे जैसे हम देख लेते हैं, तो वित्तीय हमने देखा था दोस्तों, तो वित्तीय विवरणों के हमने क्या है यहाँ विशेषताएं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको महत्व में बताया, तो वही उसकी क्या है विशेषताएं हो जाती थी। ओके, यही आपको विशेषता में आप यहाँ पॉइंट सेट कर सकते थे, ये आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही हमने इसके उद्देश्य भी देखे। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने मेरे साथ तैयार किए हैं तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाते हो। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में लेखांकन अनुपात के 2 उद्देश्य आपको बताने थे, या कोई 2 आपको लाभ बताने थे। अभी हमने यहाँ तो देखा था। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है आप इसमें क्या लाभ में आप लिख सकते थे, क्योंकि वही उसके लाभ रहने वाला। ओके, जब लाभ है तभी उसका महत्व निकल पा रहा है। लेनदारों के लिए क्या महत्व की जगह आपको क्या है, यहाँ आपको लाभ बता देना किन के लिए क्या महत्व है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, कर्मचारियों के लिए क्या लाभ है, वही महत्व उसका लाभ यहाँ लिखना था। ओके, तो आपके यहाँ हो जाता। आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम बात करें तो मैंने आपको सकल लाभ को सिखाया था। ओके, जैसे आपको चालू अनुपात नहीं बताया निकालना, सकल लाभ मैंने आपको यहाँ कवर कराया था, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन में आपको बताया था। ये आप क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में आपको बताया था सकल लाभ अनुपात कैसे निकालना पड़ता है। हमें क्या है सकल लाभ चाहिए, देखिए सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए सकल लाभ प्राप्त होना चाहिए बस। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने सकल लाभ डायरेक्ट दे दिया, लेकिन यहाँ आपको नहीं दिया। तो आपको बस इतना सा थोड़ा सा इस बनना चाहिए था सकल लाभ कैसे निकालते हैं। तो सकल लाभ निकालने के लिए आपको क्या है, जो परिचालन की आगत को परिचालन की आगम की लागत से घटा देना था। तो यानी 1 लाख से आपको 65,000 घटा देना था, तो आपका कितना आता, आपका आता 35,000 आता, तो वो होता आपका सकल लाभ। बस फिर आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था इस पर आप रखिएगा, लगभग आपका जैसे 35% का आंसर निकलेगा। ओके, 35% का आंसर आने चाहिए। फॉर्मूला आपको यही लिखना था। तो आपका यहाँ लिखना सकल लाभ में लिखना था आपको 35,000 गुणे 100 बटे शुद्ध बिक्री में आपको ये लिखना था 65,000। बस सॉल्व कर देते तो आपका लगभग 35% तक आता। ओके, तो इस तरीके से आपको करना था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में रोकड़ प्रवाह विवरण से आपको आशय बता। तो दोस्तों मैंने आपको इसे समझाया था, रोकड़ प्रवाह जो विवरण होता है रोकड़ बजट में अंतर, उसमें किसके माध्यम से जब मैं अंतर बता रहा तब मैंने आपको रोकड़ प्रवाह विवरण को समझाया था। तो अगर आपने ये समझाया तो ये पॉइंट जो आप तैयार कर गए थे ये आपको रोकड़ प्रवाह विवरण में ये पॉइंट आपको लिख देते तो आपका यही इससे क्या है उसके मतलब हो जाता। नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ आपको क्या है जनरल प्रविष्टि, हमने कई सारे क्वेश्चन देखे, हरण संबंधी आपको जनरल प्रविष्टि करनी थी। ओके, इसमें देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या है ऋण खाता बनाना था, लोन अकाउंट बनाना था। लोन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता वो हमने देखा था। मैंने बताया था कि एजेटेस तो मैंने नहीं पढ़ा है, एजेटेस तो मैं बता चुका हूँ था कि नहीं पॉसिबल है। ओके, उससे संबंधित आपका आएगा, आपको वो सीख लेना कि लोन अकाउंट कैसे बनाना है। ओके, जैसे जनरल एंट्रीज कैसे बनानी है, उससे संबंधित हर प्रकार के हमने जनरल एंट्री से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। या हरण संबंधी जनरल एंट्री से आपको तैयार करनी थी। और नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन में बात करते हैं। तो इसमें आपको बताया था कि मदों का शीर्षक लिखने के जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस टाइप से प्रैक्टिस भी आपकी कराई थी। ओके, ये कर है और एक को पीडीएफ में और मैंने आपको बताया था, देखिए आपको यहाँ भी प्रैक्टिस कराई थी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था मदों दी जाएंगे और आपको शीर्षक लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ 3 आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट वाले में हम देख लेते हैं।
तो रोकड़ प्रवाह विवरण की हमने यहाँ सीमाएं देखी थी। इस वाले क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं, ये हमने सीमाएं देखी थी। ओके, अभी क्वेश्चन आपके आया 3 नंबर और मैंने आपको कवर कराया था 4 नंबर में, 4 नंबर में कवर कराया था। ये आपका दिया है रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं। ओके, ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप पूर्ण और आपका तरल स्थिति का चित्रण नहीं, रोकड़ आसन्न मद है, दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जानकारी नहीं। तो ये थी हमारी रोकड़ प्रवाह के विवरण की सीमाएं, ये आपको लिखनी थी। ओके, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम बात करें तो इन पॉइंटों को आपको समझाना सर, इन पॉइंटों को लाभ हानि विभाजन को क्या समझते हैं, पारिश्रमिक से क्या मतलब है, आहरण पर ब्याज से क्या मतलब है, साझेदार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज से क्या मतलब है, वो आपको बताना था। ओके, तो ये आपको शॉर्ट टाइम में हम अगर देखेंगे समझते गए थे तो आप कर सकते थे। बाकी यहाँ अगर आप कर सकते थे जो इंपॉर्टेंट था लाभ हानि नियोजन खाता, हमने कई बार क्वेश्चन को कवर किया था और ये बता चुका हूँ। तालिका वाले सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रहते नहीं, यहाँ लाभ ये आपका देखा था लाभ हानि नियोजन खाता, यहाँ देखा था लाभ हानि समायोजन खाता। तो इस बार से हमने क्या कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस की थी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में बात करें तो यहाँ ख्याति गणना वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ख्याति की गणना आपको करनी है अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, और इस क्वेश्चन को देखिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। ओके, अभी तो मैंने बताया था कि सेम तो एज इट इज आपका नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ कौन कौन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बियोनिज का तो यहाँ भी वही आपका दिया हुआ था। ओके, 48 आपको 42,000 बताया था शुद्ध लाभों के प्रतिवर्ष। यहाँ ख्याति गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ द्वारा करना था और यहाँ हमसे क्या ख्याति गणना हमें 3 वर्ष के क्रय के आधार पर करनी थी। तो ये क्वेश्चन था, इसको अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देख, अब यहाँ तो हमने क्या है आवश्यक रोजनामता प्रविष्टि के कई क्वेश्चन भी कवर किए थे। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्या है अंश पूंजी के निम्न प्रकारों को संक्षेप में समझाते हैं, यानी इन टॉपिक को सीधे आप लिख देते हैं। अधिकृत पूंजी के बारे में हमने देखा है, ओके, निगत पूंजी का देखा है, आरक्षित पूंजी का देखा है। तो ये ओके, तो यहाँ देखें तो हमने देखा था अधिकृत पूंजी और निगमित पूंजी, इनको मैंने आपको समझाया था। तो जो पॉइंट आपको बताए थे वही आपको यहाँ इनमें सेट कर देना था। ओके, और नेक्स्ट लास्ट वाले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंश और ऋण पत्र में अंतर पूछा गया था। अब ये यहाँ क्या कर दिया, अंतर तो पूछा गया, अंतर तो हमने डायरेक्ट देखा ही था, अंश पत्र में और ऋण पत्र में अंतर, लेकिन इन पॉइंटों के आधार पर बता रहा था। जैसे हमने सुरक्षा का अधिकार पर देखा था, मतदान का अधिकार हमने की अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर यहाँ देखा था। ओके, तो इस प्रकार से अगर आपका अगर मेरे साथ तैयारी है तो काफी हद तक दोस्तों आपका अच्छा स्कोर गया होगा। कितने दोस्तों नंबर आने वाले कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो यही दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।